जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भौकाल महोत्सव में ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 12 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 12 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। ऑप्शन है हरिता मॉस, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरोगैरा, तीसरा ऑप्शन है काई जिसको लाइकेन भी बोला जाता है, और चौथा ऑप्शन है रिक्सिया। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो लिटमस विलियन है इसको किससे निकाला जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने कई दफ़ा पढ़ा है कि जो लिटमस है ये लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। लिटमस जो है वो किससे निकाला जाता है? तो आप कहते हैं लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। और इसी लिटमस का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में करते हैं। किस में करते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में करते हैं, यानी कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो लिटमस है ये क्या कहलाता है? तो आप कहते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कहलाता है, यानी कि नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है, आप कहेंगे लाइकेन से निकाला जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा कि गुरुजी लाइकेन जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही लिटमस क्या है? आप कहेंगे इसका इस्तेमाल एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। और साथ ही ये क्या है? तो आप कहते हैं कि ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ ये जो लाइकेन है ये किस ग्रुप का प्लांट है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। किस ग्रुप का प्लांट है? आप सभी कहेंगे थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी थैलोफाइटा के अंतर्गत लाइकेन और शैवाल आते हैं। थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आप कहते हैं लाइकेन और शैवाल आते हैं। आप कहिएगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में हरिता भी है जिसको ब्रैकेट में मॉस बोला जा रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग मॉस की बात करते हैं तो ये किस ग्रुप का प्लांट होता है? तो आप कहेंगे ये ब्रायोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। किस ग्रुप का प्लांट है? ब्रायोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो रिक्सिया की बात की जा रही है, रिक्सिया भी क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी रिक्सिया भी ब्रायोफाइटा ग्रुप का ही प्लांट है। और एक स्पेशल चीज़ आप सबों को ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होते हैं उसे पादप जगत का क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ब्रायोफाइटा ग्रुप को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में स्पाइरोगैरा है। तो मेरे मित्र मैंने आपको बताया है कि स्पाइरोगैरा क्या है, तो एक प्रकार का शैवाल है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि थैलोफाइटा के अंतर्गत लाइकेन और शैवाल आता है, तो आपका जो स्पाइरोगैरा है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी स्पाइरोगैरा भी थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन 14, दूसरा ऑप्शन है कार्बन 13 और 14, तीसरा ऑप्शन है कार्बन 13 और चौथा ऑप्शन है कार्बन 12। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कार्बन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसका उपयोग रेडियो डेटिंग में किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि कार्बन के आइसोटॉप कितने होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि आइसोटॉप्स को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि वैसे तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, कौन कौन सा? तो पहला है कार्बन 612 और दूसरा है आपका कार्बन 614।
ध्यान में रखेंगे कि कार्बन 614 का ही इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो रेडियो डेटिंग में किया जाता है। रेडियो डेटिंग क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये वैसे पदार्थों के उम्र जानने की एक प्रक्रिया है जो किससे बना होता है, तो कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ से बने हुए वस्तु के उम्र को जानने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया अपनाते हैं या जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, रेडियो डेटिंग कहा जाता है। जिसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बन का जो 614 वाला समस्थानिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये रेडियोधर्मी होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो कार्बन का 612 वाला समस्थानिक है इसी के सापेक्ष हम लोग क्या लेते हैं, तो किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसके सापेक्ष होता है, तो आप सभी कहेंगे कार्बन 12 के क्या होता है, सापेक्ष होता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, वास्तविक परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, क्या होता है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है। और किसके सापेक्ष होता है, तो आप कहेंगे कार्बन 12 के सापेक्ष होता है। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे कार्बन 14। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी 20 केजी का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य डैश है, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु को उठाने के क्रम में जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु को उठाने के क्रम में अगर हम लोग किसी भी वस्तु को उठा रहे हैं तो वहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और हम लोग स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं। और ये क्या होगा, तो किसी भी वस्तु के ऊपर उठाने के क्रम में किया गया कार्य होगा। आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, चला 20 केजी दिया हुआ है। जी का वैल्यू कितना लेना है, तो गुरुजी जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ऊंचाई कितना है, आप कहेंगे 5 मीटर। क्या करेंगे, आप कहिएगा तीनों को गुना कर दीजिए। तो 20 गुना 10 गुना 5, 20 दाएँ 200 और 200 पंच 1000 जूल। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक डैश बनाना होगा। ऑप्शन है अर्धवृत्त, दूसरा ऑप्शन है वृत्त, तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा और चौथा ऑप्शन है तरंगित रेखा। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि जो विस्थापन है वो एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी होती है। और जब भी हम लोग विस्थापन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, प्रारंभिक बिंदु की बात करते हैं और अंतिम बिंदु की बात करते हैं। और जब हम लोग निश्चित दिशा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा ये प्रारंभिक बिंदु है और एक डायरेक्शन में मान लीजिए कि आपका वस्तु ये इधर जा रहा है और यहाँ पे आकर के रुक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पे आकर के रुक जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी अंतिम बिंदु हो जाएगा। क्या होगा, अंतिम बिंदु होगा। और इस दोनों ही बिंदु की जो बीच की दूरी होगी, क्योंकि ये क्या है सर, तो एक निश्चित डायरेक्शन में है, इस दोनों ही बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहिएगा विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो मेरे मित्र जब भी आप विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपका क्या होगा, आप कहेंगे कि सर जी सीधी रेखा होगा। क्या होगा, सीधी रेखा होगा। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक डैश बनाना होगा। आप कहेंगे एक सीधी रेखा बनाना होगा। तो आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी सीधी रेखा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चल करके अंतिम बिंदु पे पहुंचेगा तो आप कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा या जो लंबाई होगा वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। लेकिन अगर वस्तु इस अंतिम बिंदु से पुनः क्या हो, तो सर पुनः प्रारंभिक बिंदु पे आ जाए,
विस्थापन के केस में अगर वस्तु अंतिम बिंदु से पुनः प्रारंभिक बिंदु पे आ जाए तो आप सभी कहेंगे यहाँ पे कुल विस्थापन 0 होगा। न हो तो नोट करके आप इस चीज़ को लिख लेंगे क्या कि अगर वस्तु या व्यक्ति विस्थापन के केस में यानी कि डिस्प्लेसमेंट के केस में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, यानी कि पुनः इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो विस्थापन क्या होगा? आप सभी कहेंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है और साथ ही विस्थापन आपका क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। साथ ही क्या होता है? तो गुरुजी 0 भी होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन है किलो जूल पर मोल, चौथा ऑप्शन है वोल्ट। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आयनीकरण ऊर्जा होती है उसका यूनिट क्या होता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आयनीकरण ऊर्जा को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी 1 मोल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसी को क्या बोला जाता है? आयनीकरण ऊर्जा बोला जाता है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। तो जहाँ भी बात की जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की, आप क्या कहेंगे कि किसी 1 मोल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही क्या कहलाता है? आयनीकरण ऊर्जा कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि आयनीकरण ऊर्जा का यूनिट केमिस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा, आयनीकरण ऊर्जा हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में इसका यूनिट हम लोग अलग लेते हैं और केमिस्ट्री में हम लोग इसका यूनिट अलग लेते हैं। तो आयनीकरण ऊर्जा का यूनिट केमिस्ट्री में क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किलो जूल पर मोल होता है। आयनीकरण ऊर्जा का यूनिट यानी कि इकाई केमिस्ट्री में क्या होता है? किलो जूल पर मोल। और इसी को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजे और यहाँ पे मोल इनवर्स। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में ही इसका दूसरा यूनिट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूनिट क्या होता है? तो दूसरा यूनिट होता है किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा यूनिट क्या होता है? किलो कैलोरी पर मोल। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं आयनीकरण ऊर्जा का यूनिट फिजिक्स में क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी फिजिक्स में इसका यूनिट हम लोग ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। क्या कहते हैं सर? फिजिक्स में इसका जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आयनीकरण ऊर्जा का फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग यूनिट होता है। केमिस्ट्री में हम लोग किलो जूल पर मोल या फिर हम लोग किलो कैलोरी पर मोल की बात करते हैं, और फिजिक्स में आयनीकरण ऊर्जा का यूनिट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, यानी कि ईवी में लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ऑप्शन में जूल है, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कार्य या ऊर्जा का यूनिट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आपका न्यूटन मीटर है। ध्यान में रखिएगा ये किसका यूनिट होगा? बलाघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ना हो तो आप लिख लेंगे कि जो टॉर्क है इसका यूनिट क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। और साथ ही आपके तीसरे ऑप्शन में क्या है? किलो जूल पर मोल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यही आयनीकरण ऊर्जा का यूनिट होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में वोल्ट दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभवांतर का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? आप कहेंगे वोल्ट लेते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश, आपका ऑप्शन है समान रहती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता, और चौथा ऑप्शन है बढ़ती है। क्या कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में चले जाएंगे या किसी भी समूह में चले जाएंगे, तो आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग या समूह में जितने भी तत्व मौजूद होंगे उन सभी का संयोजकता क्या होगा? आप कहेंगे समान होगा। साथ ही संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी? आप कहेंगे समान होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन है समूह 3, दूसरा ऑप्शन है समूह 11 और आपका तीसरा ऑप्शन है आवर्त 1 और आपका चौथा ऑप्शन है समूह 1। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 वाला तत्व कहाँ रखा जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ ये जो 2, 8, 1 वाला तत्व है ये कौन सा तत्व है। आप सभी क्या कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए 11 है। तो आप क्या कहेंगे कि जो तत्व है उसकी परमाणु संख्या 11 होगी। और आप क्या कहते हैं कि सर सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है 11 होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका क्या होगा आप कहिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा सर संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो आवर्त सारणी में उसके वर्ग को बताता है। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1। तो ये आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी वर्ग 1 में पाया जाएगा। वर्ग को ही हम लोग समूह भी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो है ये समूह 1 या वर्ग 1 का तत्व है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ये जो आपका सोडियम है ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी किसी भी तत्व जो है वो आवर्त सारणी में अपने कक्षा संख्या के बराबर में क्या होती है तो सर निर्धारित होती है। जैसे आपके इस तत्व में टोटल कक्षा कितना है। आप कहेंगे पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो सोडियम में टोटल कक्षा कितना है आप कहिएगा 3। कितना है सर 3। तो जाहिर सी बात है ये आवर्त सारणी में किस आवर्त में पाया जाएगा आप कहेंगे आवर्त 3 में पाया जाएगा यानी कि पीरियड 3 में पाया जाएगा। मेरे मित्र क्वेश्चन क्या करा जा रहा है क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है। पहला ऑप्शन है समूह 3। आप कहेंगे सर गलत है क्यों क्योंकि ये समूह 1 में मिलेगा। आपका दूसरा ऑप्शन है समूह 11। आप कहेंगे सर ये भी गलत है क्यों क्योंकि सोडियम जब भी मिलेगा तो हमको वर्ग 1 में मिलेगा। और साथ ही आपका तीसरा है आवर्त 1। कहेंगे सर ये भी गलत है क्यों क्योंकि सोडियम जब भी मिलेगा तो आवर्त 3 में मिलेगा। और आपका चौथा ऑप्शन है समूह 1। आप कहेंगे गुरुजी ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। ऑप्शन है चालनी नलिकाएं, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम वाहिका, तीसरा ऑप्शन है सहकोशिका, चौथा ऑप्शन है फ्लोएम तंतु। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोएम जो है इन चारों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर के बना हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि फ्लोएम क्या है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पौधे में संवहन उत्तक होते हैं उसी में से आपका एक संवहन उत्तक कौन सा होता है फ्लोएम होता है। जो पौधे में किस चीज़ का कार्य करता है आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का कार्य करता है। और साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि ये बताओ कि फ्लोएम किस प्रकार का पादप उत्तक है तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी फ्लोएम जो है ये पौधे का जटिल अस्थायी उत्तक माना जाता है। पौधे का जटिल अस्थायी उत्तक माना जाता है। और साथ ही साथ क्या है तो संवहन उत्तक का एक प्रकार है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो फ्लोएम है इसमें मुख्य रूप से 4 एलिमेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फ्लोएम जो है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा तो ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है सीव ट्यूब। पहला क्या होता है सीव ट्यूब जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं इसी को हम लोग हिंदी में चालनी नलिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं चालनी नलिकाएँ कहते हैं। और साथ ही दूसरा क्या होता है तो दूसरा होता है आपका कंपेनियन सेल। दूसरा क्या होता है कंपेनियन सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं सहकोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं सहकोशिका कहते हैं। और तीसरा होता है आपका फ्लोएम बास्ट या फाइबर। फ्लोएम बास्ट या फाइबर। और ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। और साथ ही आपका नेक्स्ट क्या होता है तो नेक्स्ट होता है आपका फ्लोएम पैरेनकाइमा। क्या होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग फ्लोएम मृदु उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लोएम मृदु उत्तक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोएम है वो किससे मिलके बना है तो चालनी नलिका से मिलके बना हुआ है, सहकोशिका से, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु उत्तक से मिलके बना हुआ है। और साथ ही फ्लोएम किस चीज़ का संवहन करता है पौधे में तो आप कहेंगे फ्लोएम जो है पौधे में भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है।
फ्लोएम पौधे में भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। हार्मोन का संवहन करता है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे ये भोजन और हार्मोन का संवहन करता है, जो किससे मिलकर बना है? चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु ऊतक से मिलकर बना है। क्या है? आप कहेंगे संवहन ऊतक का प्रकार है। किस प्रकार का ऊतक है? आप कहिएगा जटिल अस्थायी ऊतक है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में चालनी नलिकाएं हैं, तो ऑब्वियसली फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती है, तो इससे तो मिलके बना ही होगा। आपको यहाँ पे क्या खोजना है? आपको यहाँ पे ये खोजना है कि किससे मिलके नहीं बना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम वाहिका। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फ्लोएम में वेसल्स नहीं होती है, और आपने कहीं पे भी वाहिका का चर्चा ही नहीं करा है। मतलब ये हुआ कि फ्लोएम में फ्लोएम वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया। बाकी का जो ऑप्शन सी है सहकोशिका और ऑप्शन डी है फ्लोएम तंतु, आप कहेंगे गुरुजी ये तो फ्लोएम में रहता ही है। तो भाई मेरे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अंडक के नीचे हिस्से के फूल भाग को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है बीजांड, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अंडक के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं, और हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल वाला, वो किस तरह का होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। उसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। ध्यान देंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। साथ ही ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? आप याद रखेंगे स्टाइल कहलाता है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है? आप कहेंगे स्टिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिग्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और ध्यान देंगे कि इस तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? तो आप याद रखेंगे पिस्टिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिस्टिल बोला जाता है। और ये तीनों ही क्या है? तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दूसरा है दोनों अनुदैर्घ्य तरंग है, तीसरा है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, चौथा ऑप्शन है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं ध्वनि तरंग की, किसकी बात करते हैं? ध्वनि तरंग की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ जाता है। और यांत्रिक में भी ये कौन सा तरंग है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ध्वनि जो है वो यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? प्रकाश की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और मेरे मित्र मैंने आपको बताया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसकी प्रकृति हमेशा कैसा होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी अनुप्रस्थ होता है, यानी कि ट्रांसवर्स होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। सरल शब्दों में बोले तो आप कहेंगे ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप ऑप्शन को छांट लीजिए। आपका पहला ऑप्शन है दोनों अनुप्रस्थ तरंग है, आप कहेंगे गलत है। इसमें ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य, जबकि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोनों अनुदैर्घ्य तरंग है, आप कहेंगे सर फिर से वही बात रेर रहा है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। तीसरा है सर ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती है, आप कहेंगे सर ये तो पहली ही गलत होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही से आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यह आकृति एक स्लिंग की स्प्रिंग के आकार के खिलौने में संपीड़न और विरलन को प्रदर्शित करती है। डार्क बैंक को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन है आयाम, दूसरा ऑप्शन है संपीड़न, तीसरा ऑप्शन है विड़लन और चौथा ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य। मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का है। डायग्राम आपका क्या है, तो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है। और आपको बताना है कि जो ये डार्क एरिया है इसको क्या बोला जाएगा, जो ये डार्क एरिया है इसको क्या बोला जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जब अनुदैर्घ्य तरंगें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब अनुदैर्घ्य तरंगें एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो संपीड़न और विड़लन के रूप में जाती है, यानी कि कंप्रेसेशन और रेयरफैक्शन के रूप में जाती है। और संपीड़न वाला जो एरिया होता है वहाँ पे घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे कण हमको ज़्यादा सघन दिखेगा। और साथ ही साथ संपीड़न वाले एरिया में जो दाब होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप क्या कहेंगे कि हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डायग्राम को देखिए और इसमें बताइए कि डार्क एरिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमको ज़्यादा सघन नज़र आ रहा है। और आपने अभी जस्ट बताया कि जहाँ पे भी सघन वाला एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे संपीड़न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपीड़न कहलाएगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि कम सघन है तो आपका ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, आप कहेंगे विड़लन कहलाएगा, यानी कि रेयरफैक्शन कहलाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है, यह आकृति एक स्लिंकी स्प्रिंग के आकार के खिलौने में संपीड़न और विड़लन को प्रदर्शित करती है, तो डार्क बैंक को क्या कहा जाता है। आप कहेंगे जो डार्क बैंक है इसको संपीड़न कहा जाएगा और जो हमारा लाइट वाला है उसको विड़लन कहा जाएगा। आप देख लीजिए कि संपीड़न आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे भी संपीड़न वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे घनत्व तो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ज़्यादा होगा और साथ ही साथ दाब क्या होगा, आप कहेंगे सर ज़्यादा होगा। जहाँ पे विड़लन वाला एरिया होगा वहाँ पे घनत्व तो कम होगा और दाब भी कम होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो आयाम भी दिया हुआ है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि दोलन करने वाले वस्तु के द्वारा, दोलन करने वाले वस्तु के द्वारा अपने माध्य स्थिति से जो महत्तम विस्थापन तय किया जाता है वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि आयाम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयाम को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो तरंगदैर्घ्य भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तरंगों की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगर हम लोग कुछ देर के लिए ये मान लें कि ये अनुदैर्घ्य तरंग का गमन है तो आप क्या कहेंगे, ये संपीड़न और विड़लन के रूप में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग में हम लोग क्या कहते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य होता है वो दो कर्मागत संपीड़न या फिर दो कर्मागत विड़लन के बीच की दूरी होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो पहला संपीड़न ये हो गया और आपका दूसरा संपीड़न ये हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, कर्मागत हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग विड़लन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला कम सघन क्षेत्र दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि ये विड़लन होगा। और यहाँ पे भी सर कम सघन दिख रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विड़लन। तो दो कर्मागत विड़लन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग अनुप्रस्थ तरंग में बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त, क्रेस्ट और टर्फ के रूप में गमन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो कर्मागत शीर्ष या फिर दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। आपका है शक्ति वाट से संबंधित, तो आपको बताना है कि आयतन किस से संबंधित होगा। मेरे मित्र एक तरह से ये आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें क्या है, तो सर साइंस वाला कंसेप्ट है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है ब्रीसन। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और आपका दूसरा ऑप्शन है शुक्राशय। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो आकर के शुक्राणु रहता है। और आपका तीसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी। आप कहेंगे गुरुजी ये तो मूत्र ले जाने वाला होता है। और आपका चौथा ऑप्शन है मूत्रमार्ग। और आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि आपके बॉडी से जो यूरिन और स्पर्म बाहर आता है वो किसके थ्रू आता है, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के थ्रू आता है।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं, आप कहेंगे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। मेरे मित्र यहाँ पे आपको मिलान करना है और ध्यान देंगे कि आपके पहले ऑप्शन में डाल्टन लिखा हुआ है, साथ ही दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 10⁻⁻10 मीटर। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो तीसरे ऑप्शन में कैलियम लिखा हुआ है और इसको रोमन नंबर में जो आपका क्रम दिया गया है और उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है उससे मिलान करना है। पहले रोमन नंबर में हाइड्रोजन का परमाणु लिखा हुआ है, दूसरे में पोटेशियम का लैटिन नेम और तीसरे में तत्व हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला। क्या कहेंगे कि गुरुजी डाल्टन जो थे वो तत्व के लिए सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किए थे और वो भी किस रूप में, पिक्टोग्राफ के रूप में। तो जो आपका ऑप्शन ए है ये किसके साथ मैच कर जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये रोमन नंबर के तीसरे नंबर के साथ मैच कर जाएगा। फिर क्या है 10⁻⁻10 मीटर। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसके द्वारा किसी भी परमाणु के आकार को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके रोमन नंबर में किस परमाणु की जिक्र की जा रही है, आप कहेंगे हाइड्रोजन के परमाणु की। और हाइड्रोजन का परमाणु आपका कितने नंबर पे है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये पहले नंबर में। तो आपका जो बी है वो किसके साथ मैच कर जाएगा, 1 के साथ मैच कर जाएगा। और साथ ही फिर है आपका सी में कैलियम, और ध्यान देंगे कैलियम किसका लैटिन नेम होता है, आप कहेंगे पोटेशियम का। तो पोटेशियम का लैटिन नेम आपके रोमन नंबर में 2 नंबर में लिखा हुआ है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो सी है वो 2 के साथ मैच कर जाएगा, यानी कि ए जो है वो 3 के साथ मैच करा, जबकि बी जो है वो किसके साथ मैच करा, आप कहेंगे 1 के साथ, जबकि सी किसके साथ मैच करा, आप कहिएगा 2 के साथ। तो देख लीजिए कि आपका ये आपके किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी सेम चीज़ जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि किसी कण की प्रणाली का रेखीय संवेग 0 होता है, और दूसरा है किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा 0 होती है। और फिर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि ए से बी का अर्थ नहीं निकलता है और बी से ए का अर्थ नहीं निकलता है। फिर है दूसरा ऑप्शन में कि ए से बी का अर्थ निकलता है परंतु बी से ए का अर्थ नहीं निकलता है। तीसरा ऑप्शन है ए से बी का अर्थ नहीं निकलता है परंतु बी से ए का अर्थ निकलता है। और चौथा ऑप्शन है ए से बी का अर्थ निकलता है परंतु बी से ए का अर्थ निकलता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें आंसर क्या होगा, हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको समझना होगा दोनों ही स्टेटमेंट को। ध्यान देंगे कि पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि किसी कण की प्रणाली का रेखीय संवेग 0 होता है, जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि अगर किसी कण की प्रणाली का रेखीय संवेग 0 होगा तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। आपको इस चीज़ पे विचार करना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो रैखिक संवेग होता है, जो रैखिक संवेग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग संवेग भी कहते हैं। और संवेग क्या है, आप कहते हैं सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है। जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, तो सदिश के योग के नियम का पालन करेगा। और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी अगर 2 समान द्रव्यमान के वस्तु, 2 समान द्रव्यमान के वस्तु समान वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, 2 समान द्रव्यमान के वस्तु समान वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो यहाँ पे जो कुल संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल संवेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों गति कर रहा है, इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगा सर, गतिज ऊर्जा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग रैखिक संवेग 0 की बात करेंगे तो हम कहेंगे निकाय में गतिज ऊर्जा होगी। रैखिक संवेग 0 भी हो जाएगा तो क्या होगा, तो सर गतिज ऊर्जा होगी। क्यों, क्योंकि संवेग जो है वो सदिश राशि है और ये सदिश के योग के नियम का पालन करती है। तो 2 समान द्रव्यमान और समान वेग का वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, यहाँ पे तो संवेग 0 हो सकता है लेकिन गतिज ऊर्जा 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के वेग के चलते उत्पन्न होती है और यहाँ पे तो वस्तु विपरीत डायरेक्शन में गति कर ही रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टेटमेंट ए है, जो आपका स्टेटमेंट ए है उससे आपका जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है उस चीज़ की पुष्टि नहीं हो रहा है।
क्या कहेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट ए है उससे स्टेटमेंट बी की पुष्टि नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट ए से स्टेटमेंट बी का अर्थ नहीं निकल रहा है। साथ ही ध्यान देंगे कि आपके दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा शून्य है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर कोई कण है और उसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, मतलब वो गति नहीं कर रही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा की बात करते तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वस्तु के वेग पे डिपेंड करता है, और अगर कोई वस्तु स्थिर है मतलब उसमें वेग नहीं है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे शून्य होगी। और मेरे मित्र जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होगी तो उसका संवेग भी क्या होगा, आप कहेंगे शून्य होगी। क्यों? क्योंकि संवेग भी तो सर वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो जब वस्तु गति ही नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ना तो उसकी कोई गतिज ऊर्जा होगी और ना ही उसमें कोई संवेग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका ऑप्शन बी है, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन ए को क्या कर रहा है, तो सर ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट ए को क्लियर कर रहा है। क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि स्टेटमेंट ए से स्टेटमेंट बी का अर्थ नहीं निकल रहा है, स्टेटमेंट ए से स्टेटमेंट बी का अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि स्टेटमेंट बी से स्टेटमेंट ए का अर्थ निकल रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये चीज़ आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए से बी का अर्थ नहीं निकलता है परंतु बी से ए का अर्थ निकलता है। तो सही आंसर क्या होगा चला, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर संवेग शून्य होगी तो संभव है कि वस्तु या निकाय में गतिज ऊर्जा होगी। क्या कहेंगे कि अगर संवेग शून्य होगी तो ये संभव है कि वस्तु या निकाय में गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन अगर गतिज ऊर्जा शून्य है तो सर ये कतई संभव नहीं है कि वस्तु का संवेग शून्य न हो, वस्तु का संवेग भी क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का संवेग हो या गतिज ऊर्जा हो, दोनों में हमको किसकी जरूरत होती है, वेग की जरूरत होती है। और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो जाहिर सी बात है कि ना तो उसमें संवेग है और ना ही उसकी कोई गतिज ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है। ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है लिग्निन, तीसरा ऑप्शन है काइटिन, चौथा ऑप्शन है क्यूटिन। क्या कहेंगे कि गुरुजी कई बार आपने बताया है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे काइटिन हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आप कहेंगे सेलुलोज से बनी होती है। आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो लिग्निन भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो दृढ़ उत्तक होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किसके चलते कठोर होती है, आप कहते हैं लिग्निन की उपस्थिति के चलते। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो क्यूटीन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुष्क क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके एपिडर्मल सेल के ऊपर में क्यूटिकल का एक लेयर होता है, और उसी क्यूटिकल लेयर पे क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे में क्या करती है, तो जल हानि को रोकती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती है, संकुचनशील, रिलैक्सो, लाइपो, न्यूक्लियो। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे कि गुरुजी जो संकुचनशील प्रोटीन होती है वही क्या होता है, तो संकुचित और शिथिल होता है जिस वजह से मसल्स गतिमान होता है, यानी कि मसल्स में मूवमेंट आती है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी गति से चलने वाले m द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे m द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ सामने से टकराता है, टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा। ऑप्शन है -v, दूसरा ऑप्शन है v, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है -2v। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टक्कर के बाद का और टक्कर के पहले का कुल संवेग नियत रहता है, और इसीलिए हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले का और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी गति से चलने वाले m द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे m द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ सामने से टकराता है, तो टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा।
बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो उक्त सरसराहट के कारण तीव्रता का स्तर क्या होगा? मेरे मित्र सीधे सीधे आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ध्वनि की तीव्रता वाट पर मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ये तीव्रता जो है वो डेसिबल में क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पीछे के सेशन में आपने बताया है कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? तो 10 log I बटा, ध्यान देंगे I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, I बटा I नॉट। ध्यान दीजिएगा I नॉट का वैल्यू फिक्स है कितना? 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे तो गुरुजी ये जो हमारा ध्वनि की तीव्रता है ये क्या है? तो हमारे क्वेश्चन में 10⁻11 दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लीजिए सर इसको। 10 log क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 10⁻11 अब बटा I नॉट का वैल्यू कितना लेंगे? 10⁻12। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? ये सर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे 10 log 10⁻1 हो जाएगा। आप कहिएगा कि गुरुजी 10 तो रहेगा ही, 10⁻1 जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो सर ये आपका कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 10 डेसिबल। और आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गति का पहला नियम डैश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। मेरे मित्र पहले तो आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन सुधार कर लेंगे। यहाँ पे जो गति का पहला नियम कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पे होगा गति का पहला समीकरण। क्या होगा सर? पहला समीकरण। तो नियम जो है उसको काट करके आप क्या लिखेंगे? समीकरण लिख लेंगे। और अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि गति का पहला समीकरण डैश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा आपने बताया है, जब हम लोग गति के पहले समीकरण की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं v = u + at होता है। क्या देखना रहता है? तो बराबर के इधर वाले भाग को और बराबर के इधर जो लास्ट में है उसको। लास्ट में क्या है चला? समय। और इधर क्या है? आप कहेंगे वेग। मतलब साफ है कि जो गति का पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच संबंध बताता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में वेग है। आप कहेंगे गुरुजी तीसरे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि गति का नियम और समीकरण दोनों अलग अलग चीज़ है। गति का समीकरण गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जबकि जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि गति के पहले नियम को ही क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। और गति के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम की सीमाएं हैं। पहला है यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है, और दूसरा है यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दोनों ही ओम के नियम का लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि ओम का जो लॉ है वो ना तो गैसीय चालक पर लागू होता है और ना ही अर्धचालक पर लागू होता है। और आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जो ओम का नियम होता है ये ना तो गैसीय चालक पर लागू होता है और ना ही अर्धचालक पर लागू होता है। तो ये क्या है? ओम लॉ का लिमिटेशन यानी कि सीमा है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी सही आंसर तो दोनों हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में 1 और 2 दोनों हैं। आप कहेंगे गुरुजी पहले ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे जब आपसे ओम लॉ की सीमा पूछी जाएगी तब आप कहेंगे कि ओम्स लॉ का लिमिटेशन ये है, ये ना तो गैसीय चालक पर लागू होता है और ना ही अर्धचालक पर लागू होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ओम के नियम का नियतांक है तो आप कहेंगे प्रतिरोध ओम्स लॉ का कांस्टेंट है। और आपके ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओम के नियम का नियतांक है तो ऑप्शन में या तो आर लिखा हुआ रहेगा या फिर आर का फॉर्मूला v/i लिखा हुआ रहेगा। तो दोनों में से जो रहेगा आप उसको टिक कर लेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान डैश है। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि न सिर्फ आपको पृथ्वी के द्रव्यमान का सही आंसर देना है, आपको ये भी बताना है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है? ऑप्शन है 1,3 बी मिथिल ब्यूटेन, दूसरा है 2 मेथिल ब्यूटेन, तीसरा है एन पेंटेन और आपका चौथा है 2,2 डेमेथिल प्रोपेन, जिसको हम लोग डाइमेथिल प्रोपेन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा पेंटेन का समावयवी नहीं है, यानी कि आइसोमर नहीं। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि जो आइसोमर है ये क्या होता है? तो मेरे मित्र इसी को हम लोग हिंदी में समावयव कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो, यानी कि कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समावयव कहलाते हैं, यानी कि आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान होगा लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा, क्या कहलाएगा? समावयव कहलाएगा, यानी कि आइसोमर कहलाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि पेंटेन का समावयव क्या नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पेंटेन है इसमें कितना कार्बन होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 5 कार्बन होगा। और ये किस ग्रुप का कंपाउंड होगा? एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होगा। तो क्या होगा अणुसूत्र? C5H12। क्या होगा? C5H12। और ध्यान रखेंगे कि इसके 3 समावयवी हैं, यानी कि इसके 3 आइसोमर हैं। कितने आइसोमर हैं? 3 आइसोमर हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका नॉर्मल पेंटेन। पहला क्या होता है आपका? नॉर्मल पेंटेन। और साथ ही साथ दूसरा क्या होता है आपका? तो दूसरा होता है आपका 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और साथ ही आप ही के ऑप्शन में जो आपका 2 मेथिल ब्यूटेन है, ये भी क्या है? तो सर पेंटेन का ही समावयवी है, यानी कि जो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन है, जिसको आप मेथिल ब्यूटेन भी कहते हैं, ये क्या है? पेंटेन के ही समावयवी है। आप क्या देख रहे हैं कि जो पेंटेन है C5H12, इसके जो 3 समावयवी हैं उसमें आपका पहला नॉर्मल पेंटेन है, दूसरा आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और आपका तीसरा कौन सा है? तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो हमारे ऑप्शन में होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में 1,3 बेमिथिल ब्यूटेन दिया हुआ है और आपने कहीं पे भी पेंटेन के समावयव के रूप में इसको रिप्रेजेंट नहीं करा है, मतलब ये हुआ ये जो है ये हमारे पेंटेन का समावयव नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके दूसरे ऑप्शन में जो 2 मेथिल ब्यूटेन है, इसी को हम लोग 2 मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं, ये क्या है? पेंटेन का समावयव है। आपके तीसरे ऑप्शन में एन पेंटेन लिखा हुआ है, आप कहेंगे ये भी पेंटेन का समावयव है। और साथ ही चौथे ऑप्शन में 2,2 डिमिथिल प्रोपेन लिखा हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी ये भी तो आपने लिख ही दिया है कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जो है ये भी क्या है? पेंटेन का समावयव है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप ये तीनों ही चीज़ याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो परमाणु संख्या 17 की बात की जा रही है ये तत्व क्लोरीन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगा। ये किस आधार पे होगा? आप कहेंगे कक्षा के आधार पर। अगर हम लोग उपकक्षा के आधार की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहिएगा 1s2, साथ ही 2s2, 2p6, फिर क्या होगा? आप कहेंगे 3s2 और क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3p5, यानी कि क्लोरीन का कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगा और उप कक्षा के आधार पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग अपने सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ करके देख लेंगे कि 17 पूरा या नहीं पूरा। यहाँ पे आपका 2 है, 2 4, 6 4 10, 2 12 5 17। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है और ऑप्शन बी में 287 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं।
साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।